Assalamu alaikum student. It's me or Asma Miss. Student, today I will going to explain you history, the chapter number 4, freedom struggle of 1857. फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ 1857 अगर हम देखेंगे इसका एक और नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सेम. ठीक है, मीन्स 1857 से ये जो रिवॉल्ट हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल्स मतलब जो फ्रीडम हमको चाहिए था, आज़ादी हमको चाहिए थी ब्रिटिश से, तो ये कहाँ से हमको मतलब कैसी शुरुआत हुई, क्या क्या काम हुए, ये सब के बारे में इस चैप्टर्स में लिखे गए हैं. चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है. इन 1857 अ ग्रेट स्ट्रगल टुक प्लेस इन इंडिया विच कम्प्लीटली शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट. 1857 में एक बहुत बड़ा बोला गया था कि लड़ाई हुई इंडिया में जो कम्प्लीटली ब्रिटिश को हिला चुकी थी. शुक इज़ द पास्ट टेंस ऑफ शेक, मतलब कम्प्लीटली इमोशनली और इंथुजियाज्मली जो पावर थी ब्रिटिश की, वो इतने बड़े बदलाव में लोगों ने चेंज लाने में कोशिश की 1857 में. ठीक है, दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ अ सडन. ये जो स्ट्रगल होता है, ये जो हम लोग भागम दौड़ी करते हैं, मारामारी करते हैं, ये रिवॉल्ट करते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं कोई चीज़ के खिलाफ, ये अचानक एक दिन में नहीं होता है. ठीक है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी. अर्ली एज वेल मैनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश. इसके पहले भी 1857 से पहले भी बहुत सारी आवाज़ें उठाई गई, बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की गई ब्रिटिश के खिलाफ. ब्रिटिश से लड़ने के लिए बहुत कुछ हुआ. ठीक है, द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड इट्स बैकग्राउंड वॉज टेकन इन टू द कंसिडरेशन बाय V.K. सावरकर एंड हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ये जो स्ट्रगल था 1857 का और इसका जो बैकग्राउंड था, ये एक्चुअली ये किसके जिम्मेदारी पे आ गया, मतलब किसके कंधे पे था, ये था V.D. सावरकर के. ठीक है, उन्होंने अपने बुक में भी, उनकी एक बुक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में भी ये सब के बारे में लिखा गया है. लेटर मैनी रेवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशंस फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. फिर उसके बाद बहुत सारी रेवोल्यूशनरीज थे. रेवोल्यूशनरीज मालूम है ना, जो बदलाव लाना चाहते थे, जो क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश का जो समाज था, जो ब्रिटिश का जो रूल था, या ब्रिटिश का जो एक फैला हुआ अपना कानून था, उसको हटाने के लिए जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई उनको हम लोग रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं. ओके, तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज लोगों ने क्या किए, इस बुक को पढ़ने के बाद, इसके आइडियाज़ लेने के बाद, ठीक है, ब्रिटिश से लड़ने की और कोशिश की. स्ट्रगल बिफोर 1857 के पहले क्या हुआ हम वो देखेंगे. एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज इस्टाब्लिश इन इंडिया, है ना, इंडिया में हर एक वो जगह नहीं बची जहाँ पर ब्रिटिश ने अपना हुकूमत नहीं किया. मतलब इंडिया के हर एक स्टेट में, टेरिटरीज़ में, ठीक है, हर एक सल्तनत में ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत फैला दी. the local people had to bear the ill effect of the British government. अब इंडिया में जो लोकल पीपल थे, जो आम इंसान थे, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी फेस करनी पड़ी. ब्रिटिश जो गवर्नमेंट जो भी गलत लॉ इम्पैक्ट कर रहा था, गलत गलत कानून बता रहा था, ठीक है, बेवजह मारना, बेवजह जो है लोगों को परेशान करना, है ना, इसका सब ये जो बुरा असर था, ये सब किसने सहन किया, ये हमारे आम जैसे लोगों ने सहन किए. द इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर आर exploited in every strata due to the company's rule.
जो इंडियंस थे, हमारे लोकल, जो हम जैसे हमारे आम इंसान जो थे इंडिया के, उनको ये फील होने लगा या ये समझ में आया कि भाई जो ब्रिटिश है वो हमको हर तरीके से, चाहे वो बड़ी क्लास हो, छोटी क्लास हो, सोशली हो, ठीक है, या गरीब हो या अमीर हो, पूरी तरीके से हमको क्या कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है। और ये किस तरीके की बर्बाद, कहाँ से शुरुआत हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल इन ब्रिटिश ने लेके आया, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन द इंक्रीजेज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द रूल। और यही वजह थी कि ब्रिटिश के खिलाफ हर कोई इंडियन पीपल आवाज़ उठाना चाहता था, हर कोई इंडियन पीपल जो है वो लड़ना चाहता था। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल्स बिकेम बैंकक्रप्ट ड्यू टू द कंपनी रूल्स। हमने पहले भी पढ़े थे ना स्टूडेंट कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फार्मर्स थे, है ना, जो आर्टिशंस थे, उनके ऊपर क्या किया था? कंपल्सरी रेवेन्यू लगाया था। अब वो रेवेन्यू कैसा था? उनकी ज़मीन मापी गई और उनकी ज़मीन पे कैश आप पे करोगे, जो भी रेवेन्यू पे करोगे वो कैश पे करोगे। बेचारे किसान उस वक्त नेचुरली और ह्यूमन बीइंग, मतलब जो कुदरत ने भी उनको परेशान किया था, और हम जैसे जो लोग थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लास्ट टाइम पढ़ाई थी आपको, जो सरपंच थे, जो मनी लैंडर्स थे, जो ज़मींदार थे, वो लोग क्या करते थे? किसान से जो ज़मीन अपनी गिरवी रखवा देते थे, और बेचारा किसान जो पैसा देना था ब्रिटिश को, इसीलिए वो अपनी ज़मीन को गिरवी रखता था, और पैसा ना चुकाने के शक्ल में उनको अपनी ज़मीन को क्या करनी पड़ती थी? जो ज़मींदार है, जिनसे उन्होंने पैसा उठाया है, उनको देनी पड़ती थी। और उस ज़मीन पे अपना घर चलाने के लिए उस ज़मीन पे मजदूरी का काम करते थे। उस ज़माने के जो मनी लैंडर्स थे, ज़मींदार थे, वो लोग भी बहुत चैप्टर थे। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी गरीब किसानों को बेवकूफ़ बना के उनकी ज़मीनों को हड़प लिया, अपने पास ले लिया। और नेचुरली बर्बाद कैसा हुआ कि बहुत साल साल तक बारिश नहीं होना, तो बेचारे किसान अनाज कहाँ से बोएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था कि रेवेन्यू आप कैश में पे करोगे, उससे जो किसान था और हम जैसे आम इंसान जो थे वो बहुत परेशान हो गए थे। बैंकक्रप्ट मतलब होता है कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं, हम एकदम बिन पैसे के मतलब थे उस ज़माने में, उस वक्त इतने परेशान हालात में थे हम। देयर वॉज मेजर फेमाइन इन ब्रिटिश बंगाल प्रोविजन। आप देखेंगे कि जो बंगाल का एरिया था जितना भी, वहाँ पर फेमाइन आते थे, मतलब बाढ़, पानी की परेशानियाँ, ये सब बहुत झेलनी पड़ी। बट द ब्रिटिश रूल्स वेर इनडिफरेंटेड एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स द इंडियन पीपल। और ब्रिटिश का जो रूल था वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था, हम कह सकते हैं एकदम स्ट्रिक्ट रूल था। वो हर एक इंसान के लिए कुछ एरियाज़ वाइज अपने अपने तरीके से वो क्या करता था? परेशान करता था लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश का रूल जो है, उनके जो लोग होते थे उनके लिए अलग, और हम जैसे इंडियंस लोगों के लिए रूल अलग, ठीक है। From the 1763 to 1857, the Prussians of Bengal participated in the rebellion and led by the sannyasi fakirs. अब 1763 से 1857 तक जितने भी पेशेंट थे, मतलब जो फार्मर्स थे, मजदूरी करने वाले जो लोग थे बंगाल के, वो लोग ने ना क्या किए? रिबेलियन किए। रिबेलियन मतलब एक साथ आकर क्या किए? उन्होंने एक ग्रुप बना दिए, ठीक है। और वो लोग ने क्या किया? वो लोग ने सन्यासी या फ़कीर हो गए, ठीक है। सन्यासी फ़कीर पता है आपको? सिमिलर रिवॉल्ट टू प्लेस। अभी जो रिवॉल्ट था, मतलब ये जो हम कोई चीज़ के ख़िलाफ़ थे, ब्रिटिश के रूल के ख़िलाफ़ थे, वो गुजरात में भी उसका असर हम देख सकते थे, राजस्थान में भी देख सकते थे, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में भी। उमेजी नायक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। उमेजी नायक ने भी बहुत
मतलब बोलते हैं ना एकदम कस के लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के खिलाफ। ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड लोकल यूथ टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने रामोशीज बनाया। रामोशीज मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट के ना, हिंदू समाज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी, ठीक है ना, एक कम्युनिटी बनाई रामोशीज बोल के। और ना जितने भी लोकल यूथ थे, मतलब जो जवान लोग थे, ठीक है, उनकी एक ग्रुप बनाई, कम्युनिटी बनाई, और ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो आवाज़, मतलब खिलाफ जो है साजिश करने लगे, लड़ाई लड़ने लगे ब्रिटिश के खिलाफ। They drew a declaration and appeal to the fight against the British and overthrow the government. वो लोग दे ड्रीव द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स कि उन्होंने जो कम्प्लीटली ब्रिटिश के खिलाफ जो आवाज़ें थी, मतलब जो भी वो लोग एक्शंस कर रहे थे, ठीक है, दे अपील टू फाइट मीन्स दे हैड गिवन द स्ट्रॉन्ग फाइट टू द ब्रिटिश। ऐसे बहुत सारे जो रामोश कम्युनिटीज़ लोग थे, ठीक है, जो भी यूथ थे, वो लोग क्या करने लगे, दे गिव द स्ट्रॉन्ग फाइट टू द ब्रिटिश। They inspired people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nasik, Bor, etc. These all the Ramoshis and all the youth people, जितने भी रामोशीज थे और ये जो यंगस्टर थे, उन्होंने सातारा, वी कैन से पूना, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, इन सब जगह पे जा जाकर लोगों को समझाया ब्रिटिश का जो रूल्स थे, जो उनके कानून थे, वो हमारे लिए कैसे हैं, ये सब के बारे में इन्होंने इस जगह पे जा जाके एक्सप्लेन किया इनको। इन 1832 उमेजी नायक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे। अब उमेजी नायक 1832 में पकड़े गए और उनको फांसी लगाई गई, ठीक है, पुणे में। द इंडियन ट्रिबल्स एंड द फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। जितने भी हमारे इंडियन ट्रिबल्स थे, जितने भी हमारे इंडियंस लोग थे जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे, जो आदिवासी हम बोल सकते हैं जिनको, ठीक है, उन्होंने भी ब्रिटिश को चैलेंज दिया। दे लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जितने भी हमारे आदिवासी लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी नॉर्मली बिताने के लिए दे डिपेंड्स ऑन द नेचर। वो जो है जितने भी वहाँ के नेचुरल चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रिटिश ने वहाँ पर भी इंटरफेरेंस किया था। दे हैड इम्पैक्टेड द लॉज, वहाँ पर भी उन्होंने लॉ लगाया था। द ब्रिटिश लॉ पुट द रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। अब ब्रिटिश लॉ, जो ब्रिटिश का कानून था वो ये था कि वहाँ के लोगों को भी, जो आदिवासी थे, जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक टोक लगा दिया, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंटली बिहार, द कोलम एरिया एंड छोटा नागपुर, द घोंट ऑफ द ओडिशा, द सतल्स ऑफ बिहार फाउंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऑल दी स्मॉल स्टेट, जहाँ पर भी छोटे छोटे आदि जंगल्स थे, छोटे छोटे जो एरियाज़ थे, वहाँ पर भी इन ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश के खिलाफ लोगों ने आवाज़ें उठाई। द गडकरीज फ्रॉम द कोल्हापुर एंड द फ्रॉन सावंत फ्रॉम द कोंकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। चलो ना ही क्या हम देखेंगे, छोटा नागपुर या उड़ीसा, बिहार में भी, और फिर कोल्हापुर के जो गडकरीज थे वो, और जो सावंत हम बोल सकते हैं, जो कोंकण के एरियाज़ के जो भी लोग थे, जितने भी फार्मर्स, अप्रिशिएट, आर्टिशंस, इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठाई, ठीक है, चैलेंज किया ब्रिटिश को। Before 1857, some zamindar and loyal class from different territories rebelled against the British. Now student, ऐसे बहुत सारे ज़मींदार्स थे और बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि रॉयल क्लासेस के लोग थे बड़े बड़े। उन्होंने भी कुछ समय बाद जब देखा गया कि ब्रिटिश जो है वो उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने भी क्या किया, जितने भी हमारे रॉयल क्लासेस के लोग थे, ज़मींदार थे, उन्होंने भी क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ें उठाई। इन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेर मैनी इंडियन सी बॉयज़। अब जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनीज़ में हमारे इंडियंस आर्मी थे, ठीक है, जो हमारे इंडियन सिपाही थे हम बोल सकते हैं, दे were ill treated by the company. Their salary and allowances were very less compared to the British soldiers.
सी स्टूडेंट, अब हमारे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनीज़ में हमारे जो आर्मीज़ थे, इंडियंस आर्मी सिपाही जो बन के रहे थे वहाँ पर, उन पे भी जो कंपनी जो है ब्रिटिश, वो क्या कर रहा था, बुरा सलूक कर रहा था। उनकी सैलरीज और उनके अलाउंसेस को कम कर दिया उसने एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। मतलब उनके जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे, जितनी भी उनकी आर्मीज़ थी, उनसे कम सैलरीज़ या उनको उससे भी कम अलाउंसेस, ठीक है, वो जो है अपने हमारे इंडियंस सिपाहियों को दे रहा था। In 1806 at the Vellore and in 1824 at the Barakpur, the revolt took up the fences form। ठीक है, अभी 1806 में और 1824 में, ये 2 साल ऐसा हुआ इस सालों में जो इस जगह पे वेलोर एंड बैरकपुर में, यहाँ पर बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स से आवाज़ जो है रिवॉल्ट करना स्टार्ट किए लोगों ने। ठीक है, ऑल दिस रिबेलेशंस और टुक प्लेस इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज। जितने भी रिबेलेशंस हुए, जितने भी जो कम्युनिटीज़ बनी और लोगों ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठाई, वो अपने अपने टेरिटरीज़ में ही उन्होंने क्या किया, आवाज़ मतलब जो है खिलाफ हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ी। देयर वेर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड, है ना बेटा। वो लोग लोकल इन नेचर मीन्स उनको पता था कि उनके एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं, उनके पास क्या हथियार है। द ब्रिटिश फोर्सफुली ब्रोकन डाउन द रिवोल्ट। और ब्रिटिश इतना पावर था कि जितने भी रिवोल्ट्स हो रहे थे, जितनी भी हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिश से लड़ रहे थे, ब्रिटिश उन सबको फोर्सफुली क्या किया, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। द पब्लिक अनहैप्पीनेसली वॉज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश। अब लोग जो थे, जो हमारे जैसे लोग जितने रिवॉल्ट्स कर रहे थे, वो लोग ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन हुई और बहुत चीज़ें जो ब्रिटिश लालच दे रहा था, लेकिन वो खुश नहीं थे उस चीज़ से। और कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि हमारी बहुत जो फ्रीडम्स थी वो ख़त्म होने लगी। वैनिश मतलब एकदम से ख़त्म हो जाना। दिस एंगर ब्रस्ट आउट इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। और यही गुस्सा जो था, जो हमने देखा कि जो फ्रीडम था, जो रिवॉल्ट था 1857 में, इसके बाद से जो है वो ज़्यादा होने लगा। ठीक है, सारे गुस्सा, सारे बदलाव, सारी जितनी भी चीज़ें हमको करनी थी, ब्रिटिश से बदला लेना था, वो हमने स्टार्ट किया। कौन से साल में? 1857 में। एट वेरियस प्लेस ऑफ रिबिलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। बहुत सारे जो रेबिलियंस थे, बहुत सारे जो बदलाव हम लाना चाहते थे, बहुत सारे जो हम लोगों ने रिवॉल्ट्स किए ग्रुप बनाकर, ठीक है, ये बहुत जगह मतलब जितने भी हमारे एरियाज़ थे वो जगह पे हमने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की। द डिसकंटेंट इन द माइंड ऑफ द डाइवर्स क्लासेस बोल्ड आउट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रगल एंड दिस ब्रेकआउट वॉज इन द फॉर्म ऑफ आर्म रेवोल्यूशन। जितने भी हमारे दिमाग में जो ये नफ़रत चल रही थी ब्रिटिश के ख़िलाफ़, ठीक है, ये जो छोटी छोटी क्लासेस थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी, बैकग्राउंड क्लासेस, ये सब एक साथ कहते हैं ना मिलकर, ठीक है, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो थी वो लड़ाई लड़ने की कोशिश की। और जिसके वजह से आर्म रेवोल्यूशंस हुआ, मतलब लोगों ने खंदे से खंदा मिलाकर जितने भी उनके पास हथियार थे वो साथ मिलाकर उन्होंने ब्रिटिश के साथ जो है वो लड़ाई लड़ी। कॉजेज़ फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। During the pre-British period, there were many kingdoms in India. ब्रिटिश आने से पहला हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग जो थे राज करने वाले, मतलब हम सकते मुगल्स पावर थे, ठीक है, फिर मराठास थे। ओके, देयर वर चैलेंज जो हम लोग ने एक्चुअली देखी लास्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके थे। देयर वर चेंजेस टू प्लेस इन सर्टन नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम, है ना स्टूडेंट। उन्होंने भी रूल्स लाए, उन्होंने भी कानून, मुगल्स कानून था, मराठास के कानून थे, लेकिन क्या हुआ, क्या उन्होंने कभी कोई विलेज में जो गांव था उसमें कुछ चेंजेस किए, उसके सिस्टम में चेंजेस किए? नहीं। द विलेज सिस्टम कंटिन्यू एज इट इज़। जो विलेज सिस्टम था उनके राज में चलता रहा, बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अप द न्यू सिस्टम। ब्रिटिश ने जो पुरानी प्रथा थी, पुराने जो रिवाज थे, या जो बोल सकते हैं कि पुराने जो रूल्स थे जो ऑलरेडी गाँव में जो चल रहे थे, वो सब जगह पर उसने क्या किया, वो ख़त्म किया और अपना नई तरीके के लॉज सिस्टम्स को
कोशिश किया कि वो गांव में चला सके। खुद हद तक तो वो सक्सेसफुल भी हुआ था। During at the changing nature of village system created a feeling instabilities and insecurity in the mind of people। जब ये चेंजेस ला रहे थे, नेचर चेंजेस हो रहे थे, विलेज सिस्टम्स जो कानून था, वी कैन से जो कुछ चीज़ें जो पुराने परंपरा या रिवाज जो थे, अगर वो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो गांव के लोग थे उनके दिमाग में इंस्टेबिलिटी चल रही थी, इनसिक्योरिटी हो रही थी, वो भी परेशान थे। ठीक है, now we can go for the next topic, that is economic causes। The British introduced new revenue system to increase their income। अब जो ब्रिटिश है बहुत चालाक था उस ज़माने में, उसने कि किस तरीके से वो नए सिस्टम्स ला सके, नए कानून और कैसे न्यू न्यू आइडियाज़ वो ला रहा था ताकि लोगों से, हम जैसे आम लोगों से वो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करे। रेवेन्यू मतलब पैसा कलेक्ट करे। ठीक है, टैक्सेस वेर फोर्सफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर। और मैंने बताई ना आपको कि फार्मर्स से बहुत ही मतलब ज़बरदस्ती से हम बोल सकते हैं, और उनके लिए कोई भी रियायत ना करते हुए उन्होंने फार्मर्स से, जो किसान थे, उनसे उन्होंने क्या किए, पूरी तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसा जमा करना छोड़ा नहीं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मतलब उनके पास चाहे ज़मीन ना रहे, फसल नहीं हुई, उससे ब्रिटिश को कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स। और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो एग्रीकल्चर का जो तरीका था, जो वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हम बोल सकते हैं कि ख़त्म हो गया, गिर गया। टू सेल द ब्रिटिश गुड इन इंडिया, इंजॉय द प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश ये मकसद से आया था कि हम इंग्लैंड की जितने भी चीज़ें थी या जो मटेरियल्स हैं हम इंडिया में बेचेंगे हाई रेट में, और इंडियंस लोगों को ये ख़रीदना होगा। ठीक है, ये उसका पॉलिसी था। ये इस मकसद से ब्रिटिश इंडिया में आया था और अपनी चालाकी से वो इंडिया में राज करने लगा। द इम्पोजेज द हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्री। उसने ना जितनी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी ना, उसके ऊपर उसने टैक्सेस लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, द हैंडीकैप्ड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर रेनेड। जितने भी हमारे हैंडीकैप थी, हैंडीकैप मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो हाथ से काम करती थी, ठीक है, या हैंडीक्राफ्ट बनाती थी, बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ना प्राइमरी कंपनी, या ठीक है, उस कंपनी, ये सब कंपनी और टेक्सटाइल क्या होने लगी, आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होने लगी। ठीक है, मैनी इंडियन आर्टिशंस बिकेम अनएम्प्लॉयड। और जितने हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियन आर्टिशंस थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड होने लगे, मतलब बेरोज़गार हो गए। दे हैड ग्लो डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उनके दिमाग में भी अब ब्रिटिश के खिलाफ जो थी वो क्या होने लगी, नफ़रत और बढ़ने लगी। समझ में आया? चलिए सोशल कॉजेज़ देखते हैं, मतलब सोसाइटीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा हमारे इंडियंस को। द इंडियंस फेल दैट द ब्रिटिश वेर इंटरफेरेंस इन द कल्चर। अब इंडियंस को ये समझ में आया कि जो ब्रिटिश है वो गाँव में तो अपना सिस्टम चेंज कर दिया, एग्रीकल्चर सिस्टम भी चेंज हो गया, लेकिन अब वो हमारे ट्रेडिशनल को भी चेंज कर रहा है, हमारे कल्चर को भी चेंज कर रहा है, हमारे कस्टम्स को चेंज कर रहा है। ठीक है, सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट वेर करेक्टेड फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सती प्रोहिबिशन, मालूम है ना, मैंने आपको सती के बारे में बताया था कि किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी की चिता पर उस लेडी को जलाया जाता था। इसको सती प्रोहिबिशन, सती बोलते हैं। और वीडो मीन्स कि क्या किसी के हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी रीमैरिज मतलब दूसरी शादी। तो हमारे अगर हमने देखा कि ब्रिटिश ने सोसाइटी में अगर ये चेंजेस लाया है तो हम कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हुआ हमारे लिए, है ना, कि कोई भी बेचारी बेवजह अपने हस्बैंड की चिता पे क्यों जलना, और एक इंसान जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये सब चेंजेस जो ब्रिटिश ने कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडियंस के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ की। They were correct from the social point of view, but the Indians thought that it was an interference in their lifestyle and hence they were dissatisfied. लेकिन इंडिया जो हमारे इंडियंस थे उनको ये लगा कि वो हमारे कल्चर्स या हमारे कस्टम्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं।
ठीक है, हमारे हमारे परंपराओं में चेंज ला रहे हैं, तो उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना, ये सब बर्दाश्त, मतलब हमारे खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारी बोली, ये सब चेंजेस किए गए ब्रिटिश ने। तो ये जो इंडियंस लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उनको ये इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होने लगी। नाउ वी कैन गो फॉर द पॉलिटिकल कॉजेज़। एनी आफ्टर द 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मैनी इंडियन स्टेट। हमारे जो 1757 के बाद हमारे जो ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश जो थी, उन्होंने बहुत हमारे ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट थे हमारे इंडिया के, उस पर अपना कब्ज़ा ले लिया। आफ्टर द लॉर्ड डलहौजी द एक्सेल मैनी प्रिंसली स्टेट ऑन द वेरियस कॉजेज़। डलहौजी ने जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को अपने कब्ज़े में ले लिया। ठीक है, और बेवजह लोगों को, मतलब जो भी प्रिंस राजा महाराजा थे, उनको बदनाम करके या उनसे साजिश कर कर या उनको लालच दे के अपने कब्ज़े में सारे प्रिंसली स्टेट को उसने ले लिया था। द नवाब हैदर वॉज डिथोन द ग्राउंड ऑफ Malad administration, whereas the princely state of Satara, Nagpur and Jhansi were ascent through the doctrine of lapse। अब हमारे जितने भी अयोध्या के जो नवाब था उसको डिटोन किया गया, मतलब अपने ताज से, अपने गद्दी से उसको उतार के बाहर फेंका गया, ज़मीन पे फेंका गया। ठीक है, और ये सब क्या था? ये सब जो था वो सतारा, नागपुर, झांसी का जो प्रिंसली स्टेट के जो एक पावरफुल पर्सन वी कैन से। ठीक है, नाउ ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी, इंडिया डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज ट्रस्टवर्थी। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद, जो पॉलिसी जो उसने फालतू का जो हमारे कानून में लेके आया, तो अब ये सब चीज़ में जो था, मतलब काफ़ी परेशानी लोगों को होने लगी। ना इमीडिएट ना वी कैन गो फॉर, और ये सोच के कि अभी ब्रिटिश के ऊपर हम ज़रा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये प्रिंसली स्टेट लोग जो थे, राजा महाराजाओं को समझ में आ गई बाद में बात। डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर, द इंडियन सोल्जर वेर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनको लो स्टेटस दिया जाता था, मतलब छोटी पोस्ट दी जाती थी। ठीक है, देयर वेर नॉट गेन एनी पोस्ट हायर दैन द सूबेदार। सूबेदार से बड़ी पोस्ट उन लोगों को दी ही नहीं दी जाती थी। ठीक है, दे वेर पेड लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर। उनको कम पैसा दिया जाता था, उनकी सैलरी कम दी जाती थी, उनको अनाउंसेस कम दिया जाता था। किससे कंपेयर करके? जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनसे कम हमारे इंडियन सोल्जर्स को मिलता था। द अलाउंसेस वेर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जितने भी अलाउंसेस थे, अलाउंसेस मतलब छूट बोल सकते हैं, उनको ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो भी क्या होने लगी? कम देने लगे। ड्यू टू दिस रीज़न देयर वेर ग्रोनिंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन। इस वजह से भी हमारे इंडियन सोल्जर्स की दिल और दिमाग में अभी ब्रिटिश के खिलाफ जो थी काफ़ी नफरत और बढ़ने लगी। इमीडिएट कॉज, in 1856 the British provided long infield rifle to the Indian sepoy। अब हमारे जो ब्रिटिश जो हमारे इंडियन सिपाही थे, उनके हाथ में ब्रिटिश ने क्या किया? एक बड़ी सी इंफ्लेटेड, मतलब बारूद से भरी हुई हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कारतूस से भरी हुई क्या दिया उसने? राइफल दे दिया, लंबी वाली राइफल। सीपॉय वॉर रिक्वायर टू बाइट द एंड ऑफ द कार्टिलेज। जो लंबी सी जो बंदूक थी, उसके एंड को मुंह से काटने के बाद, ठीक है, वो काम आती थी। द न्यूज़ स्प्रेड दैट आउट दैट द कार्टिलेज वेर सिम्ड इन द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब यह अफवाह फैलने लगी कि जो भी लंबी सी बंदूक, राइफल्स जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर को दे रहे थे, उसके अंदर, कारतूस के अंदर जो है वो गाय की फैट, चर्बी या फिर पीक की चर्बी लगाई जाती थी।
ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाही वर हर्ट एंड मेड दैम द अनहैप्पी। और इसी वजह से हमारे जो जितने भी सिपाही लोग थे उनके दिलों में, क्योंकि देखिए ना हिंदू समाज काउस के फैट को हाथ लगा सकता था, ना ही मुस्लिम समाज जो है पिग के फैट को हाथ लगाता है। तो अब इस वजह से क्या हुआ कि ये जो गलत तरीके से हमारे रिलीजनली हम लोग को हर्ट कर रहा था ब्रिटिश, तो जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत सारी मतलब और गुस्सा हम बोल सकते हैं ब्रिटिश के लिए आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। हम बता सकते हैं ना कि वो कुछ नहीं कर सकते थे कि उस ज़माने में ब्रिटिश का पावर बहुत था, हद से ज़्यादा ब्रिटिश हमको परेशान कर रहा था, हम बोल सकते हैं ना। आउटब्रस्ट, अब क्या फैसला निकला? डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन दो सिपाहीज हु रिफ्यूज टू यूज़ द स्टीम कैरेज एंड वेर गिवन द सेवरल पनिशमेंट। अब जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे और जिन्होंने इस राइफ़ल को हाथ लगाने से या इसको यूज़ करने से मना कर दिया, उनके ऊपर कानून लगाया जा रहा था, उनको पनिशमेंट दी जा रही थी। मंगल पांडे फ्रॉम द बैरकपुर कंटोनमेंट शॉट एंड इंग्लिश ऑफिसर एज एन एक्शन ऑफ अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक इंग्लिश ऑफिसर को उसने मार दिया क्योंकि ये जो गलत चीज़ें जो लोगों के साथ हो रही थी। मंगल पांडे ऑल्सो एन इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में था, ठीक है बेटा। तो इसने एक इंग्लिश ऑफिसर को मार दिया क्योंकि वो लोग जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या ब्रिटिश कानून था जो हमारे लिए जस्टिस नहीं कर रहा था, नाइंसाफ़ी कर रहा था। मंगल पांडे वॉर अरेस्टेड एंड हैंग टू दैट। मंगल पांडे भाग गया वहाँ से, बाद में कई समय बाद वो छुपा रहा, फिर लेकिन वो ब्रिटिश के हाथ लग गया और उसको फांसी की सज़ा हुई। दिस न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर। ये न्यूज़ जो थी एकदम आग की तरह फैल गई। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाही एट द मीरू टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टूवर्ड्स द दिल्ली। अब ये आग की तरह ये फैल गई कि मंगल पांडे पकड़ा गया और उसको फांसी की सज़ा हुई है। तो जितने भी हमारे सिपाही थे, आर्मीज़ थी मीरठ से, उन्होंने क्या किया? मार्च पाच किया, मतलब वो लोग चल पड़े दिल्ली के तरफ। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वॉलेंटरीज जॉइन दैम ऑन द वे। हज़ारों की तादाद में लोग जो थे, जितने भी सिपाही लोग थे, वो जुड़ने लगे। दे वर हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू एम्पायर मुगल बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज एन एम्पायर ऑफ इंडिया। अब ये जो भागम दौड़ी थी, ये जो चीज़ें मार्च पाच कर रहे थे दिल्ली से, हज़ारों लोग तादाद में सिपाही लोग जो थे वो जुड़ गए। तो अब की इसकी जो लीडर्स थी वो हम मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह के हाथ में दे दी और उसको इंडियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है स्टूडेंट। द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल्स, द सेल्फ कॉन्फिडेंट इन सिपाहीज इंक्रीजेज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। जिस तरीके से दिल्ली पे हमारे सिपाही लोग ने, हमारे आर्मीज़ ने कब्ज़ा कर लिया, तो एक क्या कहते हैं हम कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक हिम्मत उनमें आ गई। इट ऑल्सो गेव द इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। और इस तरीके से कि अगर सब मिल कर हम एकजुट होकर कुछ कर सकते हैं तो हम हमारी चीज़ों को अपना सकते हैं, हम हमारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं फिर से। तो इस तरीके की एक नई कॉन्फिडेंट, एक नया हिम्मत जो है सारे सोल्जर्स में आ गई। द रिवोल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। अभी नॉर्थ इंडिया में भी इसकी आवाज़ जो थी गूंजने लगी। द इंडियन सोल्जर वर रिवॉल्व इन द कैंटोनमेंट फ्रॉम द बिहार टू राजपूताना। ठीक है। अब जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी बिहार से लेके राजपूताना की जितने भी टेरिटरी, जितने भी स्टेट, जितने भी जो सिटीज़ थी उस पर जितने भी जो हमारे सोल्जर्स थे, सिपाहीज थे, वो लोग आगे आ गए। तो रिवॉल्ट स्प्रेड इन, अभी रिवॉल्ट था वो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी, इस सब में भी फैल गया। लेटर स्प्रेड टू द साउथ इंडिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता साउथ इंडिया में भी इसकी जो कॉन्फिडेंट लेवल था, जो भी हमारे सिपाही के पास, आर्मी के पास, वो फैलने लगी।
In revolt, Chhatrapati Pratap Singh of Satara and Officer Rango Bapuji, the Chimma Sahib of Kolhapur, the Bala Sahib Bave of Nargun, and Bargoji Nayak of Ahmedabad were in the forefront. ये सब लोग थे अपने अपने जो टेरिटरीज अपने स्टेट से लोग जो है आगे दिखने लगे. ठीक है. रॉयल क्वींस ऑफ पैथ द रोंगाना फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल्स. ठीक है. ये जो क्वींस थे, जो लेडीज़ थे, ऑल आर इन द फ्रंट. सारे लोग जो है वो ये रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगे. इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ द करजत सिंह द बिल्स रिवॉल्टेड वेयर द शाकर शाह लीड टू द रिवॉल्ट ऑफ सतपुरा and region and 400 females will participate in the revolt of Khandesh. ये इतने सारे लोग जो थे, लेडीज़ थे, जो 400 फीमेल्स, हम बता सकते हैं ये सारे लोग जो थे क्या हो गए, रिवॉल्ट के इसमें पार्टिसिपेट करने लगे. ठीक है बेटा. लीडरशिप ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग द 18 CA. ठीक है. आफ्टर द वीकिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, जिस तरीके से 18वीं सदी के बाद जो मुग़ल पावर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगी. इन्वेडेड लाइक द नादिर शाह अम्बाली अटैक इंडिया, और नादिर शाह ने हमारे इंडिया पे अटैक कर दिया. ठीक है. मुग़ल पावर जो था वो गिर गया तब. द मराठा अंडरस्टूड द मुग़ल एम्पायर कैन नॉट रिएक्ट टू द फॉरेन इन्वेंशन एंड टूक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेफ गार्डिंग द इंडिया. अब जितने मराठा से जब उनको पता चला कि जो मुग़ल एम्पायर जो है वो अब फॉरेन्स या जो भी बाहर के हमलावर हैं वो संभाल नहीं सकते, तो मराठास आगे बढ़े और हमारे इंडियंस जितने भी जो हम पे हमला कर रहे थे बाकी कंट्रीज़ उनको रोक रहा था. मराठास फाउंड अगेंस्ट द अब्बाली एट पानीपत फॉर द सेम रीज़न. मराठास ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी अब्बाली के खिलाफ पानीपत में. द बैटल ऑफ पानीपत आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, है ना. इन द फ्रीडम स्ट्रगल 1857, in the freedom struggle of 1857, the dissented the Mughals and बहादुर शाह वॉज इनकेपेबल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. अब 1857 के बाद ये समझ में, थोड़े समय बाद ये समझ में आया कि बहादुर शाह जो मुग़ल पावर का जो एम्पायर था वो ब्रिटिश के से लड़ने के लिए इतना कैपेबल नहीं है. सो नवाब इन दैट कंडीशन, वो कंडीशन समझ में आने के बाद तो नाना साहेब पेशवा, ठीक है, नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी एंड ताता तोपे टुक अप द चार्ज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. फिर कुछ समय बाद ये जो नाना साहेब पेशवा से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ताता तोपे, ये लोग ने इस 1857 की जो लड़ाई थी उसको अपने हाथों में ले ली. एंड अफेक्ट कुड नॉट बी सीन इन हिंदूज मुस्लिम यूनिटी इन द स्ट्रगल. इसका ज़रा भी गलत असर नहीं हुआ, हमारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी चल रही थी उस टाइम पे भी. द मौलवीज अहमद अल्हा, कुनवर सिंह, मुगल कमांडर भगत खान, बेगम हजरत महल लीड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन. और अलग अलग जगहों से ये सारे लोगों ने भी क्या किए, रिवॉल्ट करने की कोशिश की, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहे. द नेचर ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बंगाल वॉज मोर फ्रिंसेस. ठीक है. ये जो दिल्ली, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार, इससे ये जो था ये जगह भयंकर, मतलब लॉट ऑफ, बहुत बुरा हम बोल सकते हैं ब्रिटिश के खिलाफ जो आवाज़ें उठाई गई थी, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी. नाउ क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल, किस तरीके से जो ब्रिटिश है हमको दबा रहा था, हमारे सारे स्ट्रगल्स को तोड़ रहा था, हमारे सारे पावर्स को तोड़ रहा था. द इंडियन होल हार्टेडली फाउंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, पूरी तरीके से इंडियंस लोग जो है हाथ धो के हम बोल सकते हैं पीछे पड़ गए थे ब्रिटिश के खिलाफ. ठीक है. इंक्लूडिंग द सोल्जर्स भी, जमींदार, किंग्स, कमांडर्स एंड कॉमन पीपल्स. कौन कौन थे? जमींदार्स थे, किंग्स थे, कमांडर्स थे, सोल्जर्स थे, आम इंसान थे, सब लोग जो थे ब्रिटिश के खिलाफ हो गए. द इंडियन सिपाही स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर द फिक्स टाइम. जो हमारे इंडियन सिपाही थे, मतलब जितने भी हमारे इंडियन सिपाही थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी फ्रीडम्स को
ठीक है। इससे पहले ही वो लोग ने अंदर के अंदर क्या करने लगे थे, ब्रिटिश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इनिशियली दे सक्सीड बाय मिलिट्री स्टैंड, और इसी तरीके से वो लोग अपनी एक मिलिट्री बनाते हुए वो क्या हो गए, सक्सेस हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट, लेकिन जो ब्रिटिश रूल था, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उसके पावर्स थे, वो बहुत बड़ा था। द ब्रिटिश कर्स डाउन स्ट्रगल्स बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से ब्रिटिश जो है जितनी भी आवाज़ें उठाई जा रही थी उसको बंद कर रहा था वो। द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन द नेक्स्ट 6 months रिगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। 6 महीने के अंदर ही ब्रिटिश ने अपनी सारी जितनी भी उनकी लॉसेस हुए, जितने भी उनको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उन्होंने 6 महीने के अंदर कर दिए। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, द अहमदुल्ला ले डाउन द लीव्स, मतलब उनको अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी। बहादुर शाह वॉज इम्प्रेशड एट द रंगूर, बहादुर शाह को जेल हुई। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टूक द शेल्टर इन नेपाल, वो नेपाल में छुपे रहे। ताता तोपे फाउंड फॉर नेक्स्ट 10 months अगेंस्ट द ब्रिटिश, ताता तोपे जो थे वो लड़ाई लड़ते रहे 10 महीने तक ब्रिटिश के खिलाफ। बट ड्यू टू द बेट्रेल ही वॉज कॉज एंड हैंग टू दैट, और ब्रिटिश बहुत चालाक था, उसने बड़ी चालाकी से हम बोल सकते हैं जाल फेंका और ताता तोपे को उसने अरेस्ट किया और उसको फांसी की सज़ा दे दी। इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858 द ब्रिटिश रशली क्रस्टेड डाउन द स्ट्रगल, और 1858 के होते होते ख़त्म होते होते ब्रिटिश ने सारे स्ट्रगल, सारी आवाज़ें, सारे जितने रिवॉल्ट्स हो रहे थे, जितने भी लोग हमारे ब्रिटिश के खिलाफ थे, उस सब को उसने ख़त्म कर दिया। इवन दो द स्ट्रगल बिगेन विद द डिस्कंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, लेकिन हमारे इंडियन सोल्जर्स के दिमाग में अभी भी क्या चल रहा था, यस दुश्मनी जो थी वो चल रही थी। बट लेटर द प्रीशियन, आर्टिशियन, कॉमन पीपल, ट्राइब्स कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो प्रीशियन थे, फार्मर्स थे, मजदूर थे, जिनकी जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, वो वर्कर्स थे, ये सब आदिवासी सब लोग क्या हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ जो थे वो एक साथ जुट हो गए। इन द रिवोल्यूशन हिंदू मुस्लिम स्टूड अप द ग्रेट फोर्स, उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम भी एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो आवाज़ें कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। द कॉमन एम वॉज, उनका जो कॉमन एम था, हमारा मकसद था, ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, कि हम लोग इंडिया से ब्रिटिश को किस तरीके से बाहर निकाल दें। There was an inspiration of gaining the independence behind this struggle and freedom. Therefore, this freedom struggle gained a natural form. इसी तरीके की इंस्पिरेशन जो है इंडिपेंडेंस को हासिल करने की, ठीक है, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल थी ये पूरे नेशन में जो है वो क्या हो गई, फैल गई। Cause of failure of the struggle. The struggle 1857 became unsuccessful due to the following reason. देखिए कौन से रीज़न, कारण बताए गए हैं जिससे 1857 के जितने भी स्ट्रगल्स थे वो क्यों कामयाब नहीं हुए। The struggle was not comprehensive. The struggle did not take place simultaneously over all India. मतलब जो स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है, जो लड़ाई चल रही थी वो एक साथ पूरे इंडिया में नहीं हुई, कई जगह पर आफ्टर सम टाइम होने लगा, ठीक है। इट इंसेंसिटिव वॉज मोर सेवर इन नॉर्थ इंडिया, सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में हुआ। बट राजपूताना, पंजाब व सम पार्ट ऑफ द बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन अलूफ। अब नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या हो गया, कुछ ऐसे पार्ट से बंगाल से उनको पता ही नहीं था, उनको कुछ खबर ही नहीं हुई, वो बेचारे कुछ कर नहीं सके, ये मतलब कहने का मतलब है। लैक ऑफ सर्टन लीडरशिप, एक जो होता है ना लीडर होता है वो नहीं था। देयर वॉज नो कॉमन एक्सपेक्ट लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और कोई एक लीडर नहीं था कि ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो उनको गाइड करे। लीडर क्या होता है, लीडर ग्रुप को चलाता है, लोगों को गाइड करता है, जो ग्रुप पीपल्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। ड्यू टू देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट, और इसी वजह से ना यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा जो लड़ाई था वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द फेडरेटिव प्रिंसेस रिमेन अलूफ, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसेस थे, ठीक है, वो भी ऐसे ही रह गए। जस्ट एज देन कॉमन पीपल सफर ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, सिमिलरली प्रिंसेस ऑल्सो सफरिंग।
जिस तरीके से जो कॉमन लोग थे, जो हमारे इंडियन लोग थे, जो सफ़र कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से प्रिंसली स्टेट के जितने भी राजा महाराजा थे वो भी तो सफ़र कर रहे थे, उनको ही परेशानी हो रही थी। बट एक्सेप्ट फ्यू अदर्स रिमेन फेथफुल टू द ब्रिटिश, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे राजा महाराजा थे जो अभी भी ब्रिटिश के साथ थे। नाउ वी गोइंग टू सी नेक्स्ट ऑफ द मिलिट्री टैक्टिक। अब इंडियन सोल्जर वर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक, है ना, उन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ किया, हम बोल सकते हैं, कोई तरीका नहीं। हमारे इंडियन सोल्जर बहुत बहादुर थे लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं था। दे कैप्चर दिल्ली बट डू नॉट रिटेन इट। अब उन्होंने दिल्ली कैप्चर किया लेकिन दिल्ली पे अपनी हुकूमत उन्होंने ख़त्म, मतलब क्या हो गई, बरकरार नहीं रखी। सिमिलरली इंडियन रिबेल वॉज लिमिटेड आर्म सप्लाई, और जितने भी हमारे इंडियंस सिपाही थे उनके पास वेल इक्विपमेंट, मतलब हथियार इतने अच्छे नहीं थे। ब्रिटिश हैज़ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ, ब्रिटिश के पास इकोनॉमिकली पैसे की बहुत स्ट्रेंथ थी। डिसिप्लिन था आर्मी में, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म एंड एक्सपीरियंस आर्मी जर्नल्स, है ना। अब ब्रिटिश के पास बहुत पैसा था, उसके पास बहुत दिमाग था, उसके पास नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी थे, और उसके पास बहुत अच्छी मिलिट्री थी जो उसको ओबे करती थी, उसको उनकी ब्रिटिश की बात जो है वो मानती थी। सिंस द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इन हैंड ऑफ ब्रिटिश, और जितने भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन थे, जो रास्ता था वो सब ब्रिटिश के हाथ में था। देयरफॉर मूवमेंट वॉज स्टिफ, इसीलिए मूवमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ा, वो वहीं के वहीं रुक गया। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कुड नॉट सक्सीड, इस वजह से इंडियन सिपाही जो है या इंडियन हमारे सिपाही थे वो कामयाब नहीं हो पाए। वॉर वॉज फाउंड नॉट ओनली द बेस ऑफ ब्रेवरी बट ऑल्सो थ्रू द मिलिट्री स्ट्रेटेजी। लड़ाई जो होती है वो ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर द ब्रिटिश, अभी जो क्रेमेंस वॉर विद द रशिया वॉज जस्ट ओवर, द ब्रिटिश वॉज वॉन द वॉर। अब जब ब्रिटिश और रशिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी जिसमें ब्रिटिश जीत गया। देयरफॉर द ट्रेड रिलेशन विद द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अब वो क्या करने लगा, ब्रिटिश दुनिया में जितनी भी कंट्रीज थी उससे वो अपनी बिजनेस को और एक्सटेंड कर रहा था। एंड नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश वॉज वास्ट, और जितने भी नेवल फोर्स थी उसके पास, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, वो ब्रिटिश की बहुत सारी थी। देयरफॉर इंडियन रिबेल्स वर इंसॉलेटेड, इस वजह से इंडियंस की जो भी भागम दौड़ी थी, हम बोल सकते हैं, जितने भी रिवॉल्ट्स थे जो खिलाफ हम ब्रिटिश की लड़ाई लड़ रहे थे, वो धरा का धरा ही रह गया। The consequences of the freedom struggle and of rule of East India Company. Due to the company rule, there was growing dissatisfaction among the Indians, and British rule had to face the struggle of 1857. अब कंपनी की रूल जो है वो बढ़ते जा रहे थे, और ये जो भी हमारे इंडियंस थे उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जो इंडियंस रूल थे वो मतलब बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ कंपनी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी उनको ही पता चल गया कि अभी जो कंपनी है वो बहुत गलत तरीके से क्या कर रही है, रूल बना रही है, गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। सो and instead taking over the responsibility of ruling over the people of India through the government of India Act 1858. The Governor General was now designated as the Viceroy of Indian. अब जो हमारे इसकी वजह से जो गवर्नर जनरल था वो अब जो है सूबेदार बन गया इंडिया का, ठीक है। तो अब लॉर्ड कैनिंग हैपन टू बी इन लास्ट गवर्नर जनरल फॉर फर्स्ट विसोरे ऑफ इंडिया। जो जनरल गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, वो सबसे लास्ट गवर्नर जनरल बन गया हमारे, क्या बोलते हैं, सूबेदार बन गया हमारे इंडिया का, जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सूबेदार, ठीक है। द न्यू पोस्ट ऑफ कॉल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर क्रिएटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द इंडिया। अब नई सेक्रेटरीज और नए स्टेट, नई पार्लियामेंट्स, नई तरीके के लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश की गई जो मतलब जो है इंडिया की जो भागम दौड़ी जो है वो देख सके। क्वीन प्रोमोकेशन, क्वींस का क्या कहना था, क्वींस विक्टोरिया ऑफ इंडिया इशू द डिक्लेरेशन एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। उसने एक प्रोमोकेशन किया, उसने एक एडवाइस हम बोल सकते हैं, एक उसने कमांड
दिया है ब्रिटिश को। ऑल इंडियंस वेर आवर प्रोगेनी, जितने भी हमारे इंडियंस हैं वो हमारी संतान है, दे आर आवर चाइल्ड। देयरफॉर henceforth they will not be discriminated on basis of race, religion, caste और बर्थ प्लेस। इसके लिए इन हमारे जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनको डिस्क्रिमिनेट मतलब तो हम बोल सकते हैं ना कि उनको अलग अलग नज़र से नापा तोला नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी जगह पे बर्थ लो, कोई भी प्लेस पे जन्म लो, चाहे वो कोई भी रिलीजन के रहो। गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन इन ऑन मैरिड, जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी, ठीक है, उनके मैरिड मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, कितने उनमें समझदारी है, उनमें क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से दी जाएगी। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन अफेयर, और इसमें कोई भी रिलीजन अफेयर नहीं होगा, मतलब कि हिंदू मुस्लिम है या तुम निचली जात के लोग हो, इस सब से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये क्वीन विक्टोरिया का क्या था, कहना था। It was made clear that British Crown will honor all the territories and agreement made by the companies with rulers of princely state, and no princely state will be annexed henceforth। अब जो भी ये इस और भी एक क्लियर मेंशन था कि ब्रिटिश जो है वो अपनी ताज और तहत जो है और एग्रीमेंट बना देगा कंपनीज के साथ, जो भी प्रिंसली स्टेट के जो राज्य है, विजडम्स है, वो कब्जा नहीं करेगा। चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ आर्मी, द प्रोपोर्शंस ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वर इंक्रीज इन आर्मी। अब ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो आर्मी में बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा था। इंग्लिश ऑफिसर वर प्लेस द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, द आर्टिलरी वॉज केप्ट द एग्जीक्यूटिव इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। अब जितनी भी आर्टिलरी थी, जो भी मतलब हथियार थे, बारूद थे, या फिर हम बोलेंगे तोप थे, या बड़ी बड़ी मशीन्स थी जिससे हम हमला कर सकते हैं, ये ब्रिटिश के हाथ में ही थी। देयर वॉज डिवीजन मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और वहाँ पर कास्ट के हिसाब से क्या किया गया था, मिलिट्री को डिवाइड कर दिया गया था। प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड द इंडियन यूनिट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब जो इस चीज़ का बराबर ध्यान देते हुए जो इंडियंस को अलग एक यूनिट बनाया गया था, और जितने भी हमारे बागी लोग थे, रिबेल्स थे, जितने भी लोग जो इस के खिलाफ थे ब्रिटिश के। चेंजेस इन द पॉलिसी, अब पॉलिसी क्या चेंज हुई ब्रिटिश की। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल रिलीजन एक्सेप्टेड ऑफ इंडिया। इंडियंस लोगों के जितने भी सोशल और कल्चरल्स थे या रिलीजन्स थे, उसके अंदर ब्रिटिश क्या करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। That also started taking care of the Indian society will not be united on the social ground। ठीक है, उन्होंने ये भी स्टार्ट किया देखने का कि इंडियन सोसाइटी में दे विल नॉट यूनाइटेड ऑन द सोशल ग्राउंड, मतलब वो लोग कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ होगी या सोशली हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी कोई रोक नहीं करेगा। दे सॉ इट टू इट दैट देयर विल बी अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। वो लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश ने ये भी चेंज किया पॉलिसी कि अब जो जात पात को लेके लोगों में लड़ाई थी, उसके बीच में भी इंटरफेरेंस वो लोग नहीं करेंगे। रेस, territories, etc. They adopted the policy of polluting the mind of Indians by following divide and rule by policy। अब उन्होंने ये किया चालाकी से कि वो लोग ने जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे जातवादी को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, टेरिटरीज़ को लेकर, हमारे रिलीजन्स को लेकर, इनके बीच में उसने क्या किया, अपना एक फ़ायदा निकाला। उसने सब लोगों के दिमाग में ये डाल दिया, उनके खिलाफ वो लोग कर दिए एक दूसरे के खिलाफ, और डिवाइड कर देना और उन पे हुकूमत करना, इसलिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसने लगाई। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियंस फेल्ट गिविंग द यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब ये जो 1857 का जो स्ट्रगल था, इंडियन लोगों को ये समझ में आ गया अभी हम एक साथ जुट कर क्या करेंगे, लड़ेंगे खिलाफ ब्रिटिश के। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम द इंस्पिरेशन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और 1857 के जितने भी मूवमेंट्स हुए, जितने भी हम लोगों ने आवाज़ें उठाई, हम लोगों ने स्टेप लिया, ये सब एक इंस्पिरेशनल है हमारे, हम जो ने इंडिपेंडेंस किस तरीके से हासिल किया। ठीक है,
स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन वॉर ऑफ ब्रिटिश। ये सब हमारे ब्रिटिश ने क्या किया, कैसे हम लोग लड़े, ये पूरा इस पे डिपेंडेंट है। इसको कोई भी कल्चरल या फिर कास्ट वाइज मत लेना, जो एक्चुअली हमारे साथ हुआ वो हिस्ट्री जो है आपको यहाँ बताई जा रही है। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं आपको हो सकता है कि एक बाय द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।